वेरी वेलकम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? मार्केट में थोड़ी मंदी आई हुई है चंद दिन से और इसी वजह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं। तो ये सेशन उन लोगों के लिए है और इस पे हम बात करेंगे कि मार्केट सबसे पहले डाउन क्यों हुई, कौन से नेगेटिव ट्रिगर्स थे जो मार्केट को नीचे लेके गए। इसके बाद कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लॉस ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ लोगों को। और मैं पहले भी इस टॉपिक पे काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, तो आज ज़रा डिटेल में इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी कि अब क्या करना चाहिए ऐसे हालात में। सबसे पहले नेगेटिव ट्रिगर्स की तरफ आते हैं। तो हमने देखा कि जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले कई महीनों से, जब से ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ये बढ़ता जा रहा है। इवन जून से पहले भी बढ़ा था। तो गवर्नमेंट ने और जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। और क्योंकि ये एक वन ऑफ चीज़ है जी, वैक्सीनेशन की हमने पेमेंट की है तो आगे हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन फिर एक दो महीने और गुजरे तो वो डेफिसिट बढ़ता ही गया और गवर्नमेंट के खुद फिर हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो गए। तो अभी हमने देखा काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सारी कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। ओवरऑल इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। ये कुछ वजूहात हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हाइक आ रहा है और हर चीज़ में फूड इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ी है पिछले 2 माह में। तो ये सब फिगर्स, क्योंकि आपको पता है फिर एक एक माह लेट आती हैं सारी कंपाइल होके, तो वो जब फिगर्स आएँ तो फिर मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट डैम्पन हुआ। साथ ही फिर वो भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम किया जो इमर्जिंग मार्केट से निकाल के हमें फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ पॉजिटिव्स भी हुए हैं, जैसे एफबीआर की टैक्स कलेक्शन बड़ी अच्छी जारी है अभी तक। पॉलिसी मेकिंग का बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं हो रहा काम। होर्डिंग है, फूड इन्फ्लेशन इस वजह से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और रोशन डिजिटल अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा रेमिटेंसीज आ रही हैं। तो ये सारे अच्छे फैक्टर्स हैं। और ये, लेकिन अगर आप पहले भी जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स ही मार्केट को लेके चलते हैं। जो ट्रिगर्स ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट उस डायरेक्शन में चली जाती है। अब आते हैं इस तरफ के लोगों को नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा, या जितना एक समझदार इंसान को हो रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा एक नए बंदे को क्यों नुकसान हो रहा होता है। और उसके पीछे कई तरह के फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि लोग विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट नोइंग द फंडामेंटल्स ऑफ दैट स्टॉक, विदाउट रीडिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोग उस शेयर में कूद पड़ते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया कितना वाइब्रेंट है आजकल, और सैकड़ों की तादाद में, अगर हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में फेसबुक पे ग्रुप्स हमें मिल जाते हैं स्टॉक मार्केट के। वहाँ पे गुरुज तरह तरह के बैठे होते हैं। वो आपको बताएंगे कि ये शेयर कल इतना जंप करेगा, विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक इसमें इतनी फ्लक्चुएशन आएगी और आप इतने पैसे कमा लेंगे। तो इस तरह लोग स्टक हो जाते हैं। तो जब सोशल मीडिया नहीं था और जिस वक्त इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, उस वक्त भी बड़े इन्वेस्टर काफ़ी पैसे कमाते थे और उनका वाहिद सोर्स होता था कंपनी की अनाउंसमेंट्स, कंपनी की ख़ास तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डायरेक्टर्स व्यू, कंपनी के एनालिस्ट ब्रीफिंग, यही चीज़ें होती थी। और मेन जो काउंट करती हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए, वो होती भी यही कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि एक नया इन्वेस्टर जब आता है वो हर तरफ देखता है कि जनाब ये तो इतने दिनों में और इतने घंटों में इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है शेयर में, तो मैं तो कोई बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आ गया हूँ। और वो ऐसे ही किसी बंदे के हत्थे चढ़ के वो छलांग लगा देता है स्टॉक मार्केट में, इसे गैम्बल के तौर पे लेके, और फिर एंड पे वो गैम्बलर वाला ही हशर होता है उसका। इसलिए मैं हर वक्त इस बात पे बड़ा एम्फोसाइज करता हूँ कि विदाउट डूइंग ड्यू रिसर्च, और जिसमें सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बगैर आप कोई भी शेयर ना बाय करें। चाहे मैं भी उसके बारे में आपको बार बार कहूँ, आप अपनी रिसर्च करें। उसके बाद आप खुद अपने प्लान बनाएं, बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि ये मैंने इसे बेचना कहाँ पे है और ये कहाँ पे कितने अरसे में जाता नज़र आ रहा है, जो कि एडजस्ट हो सकते हैं टाइम के साथ, इनको रीएडजस्ट किया जा सकता है। और फिर उसके आप स्टॉप लॉस भी सोच सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बगैर ये चीज़ें देखे आप अगर कोई शेयर बाय करेंगे तो आपको ज़रूर नुकसान होगा। दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं बनाते। आपका बैलेंस पोर्टफोलियो मेरे बैलेंस पोर्टफोलियो से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है और इट कुड बी पोल्स अपार्ट।
ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप कुछ तो प्लानिंग करें बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का। और ये बात करने का मकसद बेसिकली यही है कि आपकी एक प्लानिंग नज़र आनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आप विदाउट प्लानिंग अपनी इन्वेस्टमेंट, फिर वो किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट है, उसमें तो फिर कोई आपकी एफर्ट नहीं है। आप ये बिल्कुल ऐसे ही है, फिर गैम्बल वाली चीज़ है, उसमें भी आपकी कोई एफर्ट नहीं होती। जब आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा इसको वक्त भी दें, थोड़ी सी अपनी प्लानिंग भी करें। जैसे मेरा एक पोर्टफोलियो है, मैं अगर एग्जांपल दे के बात करूं, मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने रखे हुए हैं एक अच्छा पोर्शन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का, जो बड़े अच्छे हैं। उसमें ईफर्ट हो सकता है, उसमें कैपको हो सकता है, एफएफसी हो सकता है, एंग्रो कॉर्पोरेशन हो सकता है, इस तरह के और कई शेयर हो सकते हैं। और मार्केट जब टैंक करती है, नीचे जाती है, तो मुझे उस वक्त इन शेयर्स की खुशी होती है कि मेरे पास ये शेयर्स हैं, क्योंकि मुझे इनसे डिविडेंड आ रहा होता है, ठीक ठाक डिविडेंड आ रहा होता है। अच्छा, दूसरी जो बैलेंस पोर्टफोलियो में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बोलता हूँ वो कैश है, कि हर वक्त कुछ कैश पोर्शन हो। जब मार्केट डाउन हो, जब आपने फॉर एग्जांपल एक डॉल का शेयर आपने बाय किया 40 रुपीज़ का, 45 रुपीज़ का, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि शेयर फंडामेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आपको, अर्निंग्स भी अच्छी हो रही हैं और कंपनी कैश रिच है, कुछ ना कुछ डिविडेंड भी दे रही है। तो वो शेयर आपको जब 24-25 रुपये के आसपास मिले और आपके पास कैश पड़ा हो, तो फिर आपको ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, आपको ये रोने धोने की तरफ कम ध्यान जाएगा। आपको पता होगा कि इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन लॉन्ग रन। इसके अलावा फिर मैं अपने पोर्टफोलियो में एग्जांपल दे रहा हूँ कि ग्रोथ स्टॉक्स का पोर्शन भी रखता हूँ। देखिए ना, बैलेंस पोर्टफोलियो है, हर तरह के हालात को मैं कैटर कर रहा हूँ। उसमें मैं लकी सीमेंट रख सकता हूँ, क्योंकि न्यूज़ आई थी कि वो अब मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह मैं पाक इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ। इस तरह मैं आर्टिस्टिक डेनम टेक्सटाइल ये सोच के रख सकता हूँ कि टेक्सटाइल का बहुत अच्छा फ्यूचर है, और अगले 5 साल प्लान गवर्नमेंट दे रही है बड़ा बेहतरीन किस्म का, जिसमें कोई सैकड़ों के हिसाब से नए यूनिट्स लगाए जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई शेयर नहीं मैं क्लेम कर रहा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी एक प्लानिंग नज़र आ रही है मेरे पोर्टफोलियो में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर एक बहुत छोटा सा पोर्शन मैं पेनी स्टॉक्स का भी रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्क एपिटाइट है कि मार्केट बड़ी वल्नरेबल होती है और यहाँ पे छोटे छोटे शेयर्स बड़ा परफॉर्म करते हैं। अच्छे हालात जब आते हैं तो घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ रहे होते हैं। तो वो भी मैंने अपनी रिस्क एपिटाइट को सेटिस्फाई और सेटिएट करने के लिए मैंने वो भी रख लिए थोड़े पेनी स्टॉक। तो इस तरह की प्लान बैलेंस पोर्टफोलियो में कोई बड़ा मसला नहीं आने लगा, मार्केट चाहे टैंक कर जाए चाहे जो मर्जी। अभी पिछले दिनों यूट्यूब पे चार्ली मेंजर का एक मैं छोटा सा क्लिप देख रहा था। ये वारन बुफे का राइट हैंड है पूरी उसके करियर में, इन्वेस्टमेंट्स में, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है बर्कशायर हैथवे, उसका भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप रहा है, सीईओ टाइप रहा है। तो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी, और वो बड़ा मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि आप खुदारा लोगों को मिसगाइड ना करें। एक्टिव इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ नहीं होती स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए, ट्रेडिंग कोई चीज़ नहीं होती, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बजाय ये कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें। आप उस कंपनी का फ्यूचर देखें कि वो 10 साल 20 साल बाद आया कि एग्जिस्ट कर रही होगी मार्केट में या नहीं कर रही होगी। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने का है, वहाँ से कंपनी के कैश रिच होने या ना होने का भी पता लग जाएगा। ये भी वहीं से पता लग जाएगा डिविडेंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, और उसके अलावा अर्निंग्स का भी पता लग जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं कई अरसे से ये कर रहा हूँ कि आप बेशक जब मार्केट डाउन हो या कोई एक स्पेसिफिक कंपनी डाउन हो, तो उसका जो कि डैमेज स्टॉक होगा आधी प्राइस में या उससे भी कम या 1/3 जितना भी वो कम हो के आपको मिल रहा होगा, तो उस पर ज़रूर बाय करें उसको। लेकिन आप साथ ही ये भी देख लें कहीं वो डैमेज कंपनी तो नहीं है। कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर टेम्परेरीली उसका स्टॉक नीचे आया हुआ है तो उसमें बाय करें। ये ना हो कि कंपनी की फाइनेंशियल्स भी बहुत डाउन और आप बिना सोचे समझे सिर्फ फ्लक्चुएशन देख के और ये देख के कि ये बड़े कम पैसों पे मिल रहा है आप कहीं उसको बाय ना कर दें। और हर बिजनेस की तरह स्टॉक मार्केट में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार स्टॉक मार्केट को डाउन होते देख चुका हूँ और ठीक ठाक डाउन होते देख चुका हूँ, और हर बार ही लोगों का यही रोना धोना होता है और लोग कहते हैं कि इस बार तो ये ऊपर नहीं आएगी मार्केट तबाह हो गई है इस बार
तो ये कुछ नहीं होता, हर बिज़नेस का पार्ट होता है। यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ ज़रा ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और काम करने वाले लोग भी कम हैं, तो ये भी एक वजह है। इस वजह से कुछ लोगों की मोनोपोली है, कहीं ना कहीं वो भी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल आप अगर प्लानिंग के साथ काम करें और पूरी रिसर्च के साथ काम करें तो आपकी सक्सेस के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं तो फिर मेरी आपको ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप बिल्कुल भी मार्केट से घबराएं ना, आप अपनी पोजीशंस मेंटेन रखें। आपके पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अगर हैं या ग्रोथ स्टॉक्स भी अच्छी कंपनीज हैं तो ये वापस ऊपर आ जाएंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी आपकी लाइफ में और भी पता नहीं इस तरह की कैसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन आएगी, आप उससे भी निकल। आप बजाय ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपनी शॉर्ट सेलिंग की दुकान चमकाने के लिए आपको डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे डिस्करेज करें, मार्केट के बारे में नेगेटिव बातें करें, आप बजाय उनका साथ देने के ऐसे लोगों की हौसला शिकनी